गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपने इस ट्यूटोरियल में यह बात देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को अगर हम कंस्ट्रक्टर में पास करेंगे तब क्या फ़र्क पड़ता है या उस कंस्ट्रक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं। तो हम लोग आज के अपने इस ट्यूटोरियल में पहला जो प्रोग्राम लिखे हैं इसमें हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करके रखा हुआ है। आइए ज़रा पहले इस प्रोग्राम को एक बार स्कैन करते हैं कि इसमें हम लोगों ने क्या क्या लिखा है। क्लास ए है हमारा, इसमें दो हमारा वेरिएबल है, फिर एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने एक मैसेज भी लिख दिया है ताकि हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, एक हमारा 1 आर्गूमेंट का और एक 2 आर्गूमेंट का कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। यह जो हमारा बना हुआ है A1 बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है कि जब कोई कंस्ट्रक्टर किसी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के हेल्प से एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करे तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। अभी हम लोग खैर इस पे आएंगे। इसके अलावा हमने दो और फंक्शन गेट और डिस्प भी ले रखा है। अब आइए जरा देखते हैं। जैसे आपने कहा A1 न्यू A, आपको मालूम है पैरामीटर तो कुछ है नहीं यहाँ पे तो नहीं है, तब यह निश्चित रूप से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में जाएगा। इन डिफ़ॉल्ट num1 num2। ठीक है, इसके बाद आपने कहा A2 न्यू A 50 75, यह किस में जाएगा? यह जाएगा 2 आर्गूमेंट में, क्योंकि हम लोग इस सब बात को इन डेप्थ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आपने कहा A45, यह निश्चित रूप से एक वाले में जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे जो आपने लिखा A4 इक्वल टू न्यू A2, यह तय है कि एक नया ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं A4 नाम का जो बन रहा है उस कंस्ट्रक्टर के हेल्प से जो एक ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट कर रहा है। यह हमारा ऑब्जेक्ट पहले से बना हुआ है A2। इसका मतलब हुआ कि अगर हम इसके नेचर को अगर देखें तो यहाँ जो लिखा हुआ है A1 बेसिकली वह A1 है कौन? वह है A2 है। हम लोग इस बात को डिस्कस कर चुके हैं अभी अपने पुराने वाले ट्यूटोरियल में, जस्ट इसका जो पीछे का जो है ट्यूटोरियल। अब यह जो num1 है यह निश्चित रूप से किसका होगा? यह num1 होगा कॉलर का, और असल में इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कौन कर रहा है? A4। लेकिन यहाँ से जो A2 चला है बेसिकली यह यहाँ पे किस नाम से सेव हो रहा है साहब? तो A1 के नाम से। इसका मतलब हुआ कि अब जो नया जो ऑब्जेक्ट बनेगा num1 और num2, इसमें हमने डायरेक्ट उसके वैल्यू को असाइन कर दिया उसके डेटा मेंबर को। ठीक है, अब जब हम इसको डिस्प करेंगे तो निश्चित रूप से A1.disp या डिफॉल्ट वाला वैल्यू लेगा। डिफॉल्ट का वैल्यू क्या था हमारा? 100 और 200 आना चाहिए। उसके बाद जब करेंगे A2.disp तो फिर आना चाहिए 50 75। जब करेंगे A3.disp तो आना चाहिए 45 45, क्योंकि इसमें आपने दोनों का जो वैल्यू है यहाँ पे यह आपने लिया है दोनों में P और P, देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपने क्या किया? A4.disp, A4 बना था किसके हेल्प से? तो A2, तो निश्चित रूप से इसका भी आउटपुट 50 और 75 आना चाहिए। यहाँ तक में मुझे नहीं लगता कि कोई हमको कंफ्यूजन होना चाहिए। ठीक है, प्रोग्राम को हम एक बार फिर से दिखाते हैं आपको, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो या नोट करने में भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। इंट num1 इंट num2, और या फिर यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए एक बार। लिखते समय प्रोग्राम को अगर आप नोट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से स्क्रीन को आगे पीछे करके रोक के आप लिख सकते हैं। अब आपने कहा A2.get, असल में अब हम उस कनेक्शन को चेक करना चाह रहे हैं कि क्या A4 जो A2 के हेल्प से बना तो क्या दोनों का मेमोरी सेम है, क्योंकि इस तरह का एक टॉपिक हम लोग पीछे पढ़े थे, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। ठीक है ना, कहीं कहीं वही काम तो नहीं हो रहा है, या फिर A4 का अपना मेमोरी का एलोकेशन हो रहा है और A2 तो पहले से बना ही हुआ है, और यह सिर्फ A2 के वैल्यू पे काम कर रहा है। इसको अभी हम लोग खैर चेक करेंगे जब हम लोग इसको रन करेंगे। इसी के लिए हमने A2.get में वैल्यू को चेंज कर दिया। लेकिन आउटपुट देखने से पहले इतना तय है
कि अगर दोनों के बीच में कोई अगर बॉन्डिंग अगर होगा तो फिर हमारा A2.disp भी वही आएगा जो कि हमारा A4.disp है। क्लियर है? अब आपने कहा A2 इक्वल टू नल, यानी कि आपने इसके मेमोरी को डीएलोकेट कर दिया। ठीक है, अब जब हम लिखेंगे A2.disp तब हमारा प्रोग्राम यहाँ एक्सेप्शन जनरेट करेगा और इसके नीचे का कोई काम नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि जैसे A2 इक्वल टू नल आपने किया तो अब इसके पास मेमोरी रहा ही नहीं, जो बात कि हम लोग पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। और एक्सेप्शन जिस पॉइंट पे आ जाता है उसके नीचे का फिर एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता। आइए फिर इसको जैसा हम लोग रन करके देखते हैं। मेरे समझ से यहीं तक आएगा और यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करेगा, आपका यह नीचे का काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, नीचे के काम के लिए क्या करेंगे उसको हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम में देखेंगे। स्थिर से जरा सा हम लोग देखेंगे ताकि हमारे प्रोग्राम का बिल्कुल समझ में आना चाहिए हमको। ठीक है, तो आइए पहले इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए हमने कहा p1.java। कंपाइलेशन को तो कोई प्रॉब्लम होता नहीं क्योंकि एक्सेप्शन जब भी थ्रो होगा तब वो यह थ्रो होता है रन टाइम में। अब जब हम इसको रन करेंगे तब आप देखिए मेन मैजिक यहीं पे देखिए, ठीक उसी पॉइंट पे जाकर के एक्सेप्शन थ्रो करता, क्योंकि यह कह रहा है कि A.disp तो काम करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा साहब? इसलिए नहीं करेगा क्योंकि आपका यह जो लिखा हुआ है यह आपका नल है, और अगर कोई चीज अगर नल हो तो जावा में उसको रेफर नहीं कर सकते। मतलब हुआ कि अभी भी यह चेक नहीं हो पाया कि आखिर दोनों के बीच में संबंध क्या है। इसको हम एक बार फिर से स्लोली स्कैन कर दे रहे हैं ताकि जो लोग नहीं लिख पाए हैं वो लोग लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए एक बार, समझाने के बाद एक बार प्रोग्राम को रोकेंगे भी हम ताकि आप लोग आसानी से इसको पॉज करके आप नोट कर सकिए। ठीक है, अब देखिए इसके आउटपुट को भी, आउटपुट में भी यहाँ यही सब बात लिखा हुआ है। कैसे कैसे आउटपुट आया है आइए जरा देख लें एक बार, तो फिर ज़्यादा आनंद आ जाए। आउटपुट में सबसे पहले A1 न्यू A, तब यह जाएगा किसमें, जो कि हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। इसमें प्रिंट क्या करेगा, इन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यह प्रिंट कर भी रहा है। इसके बाद आपने लिखा A2 न्यू A 50-75, यह जाएगा 2 आर्गूमेंट में, तब यह लिखेगा इन 2 आर्गूमेंट यहाँ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तब आपका आ रहा है A3 न्यू A, यह जाएगा इन 1 आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर। इसलिए जानबूझ के यहाँ पे हम लोगों ने इसका एक मैसेज प्रिंट किया था ताकि हमको यह बात समझ में आए कि कंट्रोल कहाँ जा रहा है। लेकिन जब आपने यहाँ पे लिखा A4 न्यू A2, तब यह जाएगा किसमें, कॉपी कंस्ट्रक्टर में। आइए जरा इसको एक बार और हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि कॉपी कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है कि अगर कोई कंस्ट्रक्टर किसी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को एक्सेप्ट करे और एक नया ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट करे, जैसे यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, उसका नाम क्या है, A4 है। किसके रेफरेंस हो रहा है, तो A2 के हेल्प से, इसीलिए उसका नाम क्या है, कॉपी कंस्ट्रक्टर है। क्लियर है? बाकी सब यहाँ पे जो आउटपुट है वह दिया हुआ है। ठीक है ना, इसमें हमको नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा मैजिक है। मैजिक फिर बाद में जाकर के यहाँ जरूर हो गया है, जो अभी हम लोग दूसरे प्रोग्राम में जब देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब आइए हम लोग दूसरे प्रोग्राम पे आते हैं। इसमें क्लास A में कोई चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, जो लोग भी नोट कर रहे हैं उनके लिए यही है कि न क्लास A को फिर से नोट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई चेंज हमने नहीं किया है। इसके बाद हमने चेंज कहाँ किया, तो यहाँ पे जैसे आपने लिखा A2 इक्वल टू नल, तो हमने इसको कमेंट बना दिया। कमेंट बनाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि नहीं कमेंट बनाने पर इस प्रोग्राम के अंदर मतलब P1 में क्या आ रहा था, यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट कर रहा था। बस इतना ही चेंज है, मतलब कि एक लाइन को हमने सिर्फ कमेंट बनाया। कमेंट बनाने से अब यह चेक होगा कि A2.disp में तो आ रहा था एक्सेप्शन, तो क्या अब A4.disp में भी आएगा।
अगर दोनों के बीच में इस तरह का बॉन्डिंग अगर होगा तो निश्चित रूप से A4 में भी आना चाहिए। लेकिन हम लोग अभी देखेंगे कि दोनों का इंडिविजुअल आइडेंटिटी है या दोनों का सेम आइडेंटिटी है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे हम लोगों ने इसको अब जोड़ा है। यहाँ पे आपने लिखा है A2 इक्वल टू न्यू A80। निश्चित रूप से यह इस प्रोग्राम में लिखा हुआ था, लेकिन यह इफेक्टिव नहीं था पुराने वाले प्रोग्राम में। क्यों नहीं था? क्योंकि यहीं पे एक्सेप्शन जनरेट हो जा रहा था और आपका प्रोग्राम यहीं पे टर्मिनेट हो जा रहा है। लेकिन इस बार अगर टर्मिनेशन नहीं होगा तब यह काम करेगा और A2 इक्वल टू न्यू A80 करने पर एक हमको मैसेज क्या आएगा, इन वन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि एक बार नल करने के बाद अगर हम चाहें तो दोबारा भी कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं। यह हम लोग अपने पिछले वाले ट्यूटोरियल में देख चुके हैं। अब हम लोग फिर से चेक करेंगे A2.disp क्या वही आया जो A4 है या फिर A4 वही आया जो कि A2 है या फिर दोनों में अंतर है, क्योंकि यह समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, मतलब है कि नहीं, इस प्रोग्राम में सिर्फ हमने इसको कमेंट बनाया, इतना ही तक का चेंज। आइए जरा एक बार इस प्रोग्राम को भी हम लोग देखते हैं कि आखिर यह क्या काम कर रहा है। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बार बार हमारा मानना है कि भाई प्रोग्राम पे पकड़ होना जरूरी है। अगर आप प्रोग्राम पे पकड़ नहीं बना पाइएगा तो थियरी पढ़ने से कोई बहुत बड़ा आपको फायदा नहीं होने जा रहा है। अब देखिए, अब यह बिल्कुल सही काम कर रहा है। सबसे अधिक तो आप नीचे में देखिए 80 और 50 और 75, जबकि लास्ट में A2.disp है और A4.disp है, दोनों में अंतर आ रहा है। A2 में 80 के चलते हो क्या रहा है सर कि दोनों का वैल्यू num1 का भी 80 आ गया, num2 का भी 80 आ गया, जबकि A4 पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब हुआ कि हम लोग बोल सकते हैं कि कॉपी कंस्ट्रक्टर सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को एक्सेप्ट करता है, उसके वैल्यू को यूज करता है, लेकिन बना हुआ दोनों ऑब्जेक्ट बिल्कुल इंडिविजुअल आइडेंटिटी में रहेगा। कौन क्या वैल्यू चेंज करता है इसका असर दूसरे पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आइए डिस्कशन को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। अब हम लोग जैसा देखते हैं कि ना यहाँ पे हम लोगों ने क्या काम किया। यहाँ पे हमने क्या किया, बहुत एक सिंपल सा, असल में हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं ऑब्जेक्ट का रिटर्निंग, माने रिटर्निंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मेथड। उससे पहले हमने एक सिंपल इंट लिखा है। इस इंट का क्या मतलब होगा, बाकी सब सेम है इसमें। ठीक है ना, मतलब कि आप बोल सकते हैं क्लास ए में एक मेथड हमने ऐड कर लिया है। जो लोग भी प्रोग्राम लिखेंगे वो इस क्लास ए को फिर से एक बार लिखना पड़ेगा या इस पूरे प्रोग्राम को ही उनको एक बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, यह जो इंट सम है यह शो क्या कर रहा है कि अगर यह इंट है तब सम अपने काम को खत्म करने के बाद हमको एक इंटीजर वैल्यू वापस करेगा। क्लियर है? अब आइए जैसा इसको हम लोग देखते हैं मेन क्लास से। आपने कहा A1 न्यू A, यह चला जाएगा डिफॉल्ट में, डिफॉल्ट में चला गया इन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर 100 और 200। इसका A2 न्यू A 50 75, यह चला गया इसमें इन टू आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर में। इसका A1.disp आपको मालूम है ये तो वही आएगा वैल्यू जो कि ऊपर में 100 और 200, और A2.disp क्या आएगा 50 और 75, जो कि आउटपुट यहाँ दिया हुआ भी है अगर आप यहाँ तक को अगर आप देखिएगा तब। इसके बाद आपने यहाँ पे लिखा A1.sum, तो आपको मालूम है कि नहीं, यह जो हमारा सम फंक्शन है इसका कॉलर कौन है, तो A1 है। मतलब साफ है कि यहाँ जो लिखा हुआ num1 num2 इसमें यह हमारे A1 का है। तो A1 का जो हमारा num1 num2 वह क्या है 100 और 200 है, तो हमको आउटपुट क्या मिलना चाहिए 300। ठीक है, इसके बाद हमने थोड़ा सा चेंज किया, हमने एक लोकल वेरिएबल यूज कर लिया s, क्योंकि हमको मालूम है कि A2.sum के बाद हमको एक इंटीजर वैल्यू वापस आएगा और वह इंटीजर वैल्यू हमने एक्सेप्ट कर लिया s में। बाद में हमने इसको प्रिंट कर लिया, मतलब कि कॉलिंग करने का दोनों तरीका है, हम लोग पहले से ही जानते हैं इस बात को। या तो हम लोग डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट में कॉल कर लें या हम उसको किसी लोकल वेरिएबल में रखें और बाद में फिर उसको प्रिंट करा लें। तो आपने कहा 50 + 75 125, यह तो एक नॉर्मल पे था। यह असल में हम लोगों ने बेस बनाया
बेस बना करके हमने क्या किया, हमने सिर्फ यह समझाने का कोशिश किया कि रिटर्न का मतलब क्या होता है। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को रिटर्न करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक बार आप इसको देख लीजिए, क्योंकि इसमें चेंज यहीं से था जो कि यहाँ पे दिया हुआ, जो बच्चे नोट कर रहे हैं उनको नोट करने में दिक्कत नहीं हो, इसलिए हमने इसको रोक दिया थोड़ी देर के लिए। ठीक है ना, क्लास ए में तो वही है मैक्सिमम, सिर्फ इसमें इंट सम जो जोड़ दिए हैं उसका क्लास P3 यहाँ पे लिखा हुआ है, आउटपुट यहाँ दिया हुआ है। ठीक है ना, आउटपुट पे अगर आपको शक हो तो आइए एक बार इसको रन भी कर लें, ताकि यह डाउट नहीं रहे कि आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए सेम आउटपुट आ रहा है, जो आउटपुट हम आपको वहाँ पे दिखा रहे थे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वाले प्रोग्राम में क्या करेंगे, यहाँ पर P4 में, यहाँ पे P4 में जा करके इसको जरा हम सेव कर लेते हैं, फिर हम आ गए P4 में। ठीक है, अब हम लोग P4 में कर क्या रहे हैं इसको जैसे देखिए, यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया नया, यहाँ तक तो वही है, देख लीजिए ऊपर से आप, क्लास ए है, इंट नम है, num1 है, इंट num2 है, इसके बाद एक डिफ़ॉल्ट यहाँ पे है 2 आर्गूमेंट का यहाँ पे है। ठीक है, गेट है, फिर डिस्प है, फिर सम। यहाँ पे हमने एक sum1 नाम का एक मेथड बनाया। sum1 में खास बात यह है कि इसके रिटर्न टाइप में हमने क्लास का नाम लिखा है। जिस तरह से यहाँ जब हम इंट लिख रहे थे तब यह तय था कि यहाँ से हमको वैल्यू वापस क्या मिलेगा, तो इंटीजर वैल्यू मिलेगा। लेकिन जैसे हमने लिखा क्लास का नाम, इसका मतलब हुआ कि अब यहाँ से हमको ऑब्जेक्ट वापस मिलेगा। या ऑब्जेक्ट कैसे वापस मिल सकता है या इसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या है, इस पे अभी हम लोग आने की कोशिश करेंगे। अब आ जाइए, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। A1 न्यू A2, यहाँ पे आपने लिख दिया A3 न्यू है, मतलब कि 2 आपका डिफॉल्ट, A1.disp हो गया, A2.disp हो गया। आपको मालूम है वैल्यू वही आएगा 100 और 200, प्रोग्राम में तो कोई चेंज है नहीं, इसमें सिर्फ एक इसी को हमने सिर्फ ऐड किया हुआ। ठीक है ना, यहाँ पे क्लास ए लास्ट में, बाकी तो इंट सम तक तो हम लोग P3 में भी देख ही रहे। अब आपने कहा system.out.println A1.sum, सेम आउटपुट आ रहा है जो पीछे भी लिखा हुआ। इसका s = A2.sum, system.out.println s को प्रिंट कर। यह जो है 2 लाइन है, यह हमने यहाँ पे अभी लिखा है। आइए पहला लाइन को जो हम लोग समझें, यह जो हमारा sum1 है, इसका कॉलर कौन है भाई, तो A1 है। पास कौन हो रहा है, तो A2 पास हो रहा है। अब सवाल यह है कि वह जो A2 पास हो रहा है यहाँ पे किस नाम से आ रहा है, तो फिर A1 के नाम से। अब चूंकि इसको एक ऑब्जेक्ट वापस करना है, इसीलिए हमने यहाँ एक लोकल ऑब्जेक्ट बना लिया। आज के बाद यह भी एक नया कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास कि अगर जरूरत हो तो हम मेथड के अंदर भी लोकल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट चाहे यहाँ बने चाहे ऑब्जेक्ट मेन में बने, कंस्ट्रक्टर जरूर कॉल होगा। अब आप लोग जरा बताइए कि इसके लिए कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल होगा, तो भाई इसके लिए तो डिफॉल्ट वाला कॉल होगा, क्योंकि कोई आर्गुमेंट तो हम पास कर नहीं सकते। यद्यपि अगर हम चाहें तो उसमें 2 आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं जो हमारा बना हुआ है। अब आपने कहा A4.num1, यह जो हमारा लोकल है उसका हो गया A4। ठीक है, अब आपने कहा उसमें ऐड क्या करना, तो num1। यह जो num1 है हमारा, यह असल में है कौन, तो A1 का num1 है। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर किसी बिना रेफरेंस के अगर हम डाटा मेंबर लिखते हैं तब वो हमारे कॉलर का होता है, और इस स्टेटमेंट में हमारा कॉलर है कौन, तो A1 है। पास कौन हो रहा है, A2। यहाँ पे किस नाम से एक्सेप्ट हो रहा है, A1, यानी कि यह जो A1.num1 है यह हमारे A2 का है। उसका A4.num2 में भी वही कहानी है, num2 हमारा A1 है, जो कि मेन का जो A1 है, मेन में जो आपका लिखा हुआ है। ठीक है ना, उसी तरह से A1.num2 या A2 का है। इसका दोनों को जोड़ेगा, जोड़ने के बाद A4 को यह फेंक देगा वहां से, माने वापस करेगा। कैच कौन किया, तो A3।
तो दोनों का जो सम वाला जो वैल्यू होगा वही वैल्यू यहाँ पे आएगा। देख लीजिए, बड़ा आसान है, 100 है प्लस 50, 150, यहाँ पे आप देखिए ना भाई, 100 यहाँ पे है, 50 माने num1 प्लस जो भी आपका पास्ट ऑब्जेक्ट का हुआ, फिर 200 प्लस 75, ये आ गया 275। तो निश्चित रूप से आउटपुट वही आएगा। फिर से हम बोल दे रहे हैं कि अगर हम चाहें तो किसी भी मेथड से ऑब्जेक्ट को भी रिटर्न करा सकते हैं उस केस में, लेकिन उस मेथड का रिटर्न टाइप क्लास का नाम होगा, क्योंकि क्लास का नाम ही शो करेगा कि भाई यह जो मेथड है यह एक ऑब्जेक्ट को वापस कर रहा है, साथ ही साथ यह एक एक्सेप्ट भी कर रहा है। एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं है, अभी नेक्स्ट वाले में जब हम लोग देखेंगे तो ये और भी क्लैरिफाई होगा, ठीक है ना। अभी इसके एक ही वर्जन को हम लोग यहाँ पे देखे हैं, उसको बोल के हम आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहते, ठीक है। अब आइए जरा सा इसको हम लोग कंपाइल और रन करके देख लेते हैं। देखिए, यही सब टॉपिक है जो आपको एडवांस जावा में बहुत हेल्प करेगा। इस सब में अगर पकड़ नहीं रहेगा तो आप जावा के एपीआई को समझ नहीं पाइएगा, और फिर एपीआई यूज करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रट करके यहाँ काम नहीं हो सकता। देख लीजिए, इन डिफ़ॉल्ट जो लास्ट वाला जो आ रहा है ना, ये आ रहा है लोकल वाला, क्योंकि जब आपने A4 को जब बनाया था ना, उस समय आपने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया था, और हम बार बार बोलते भी हैं कि भाई ऑब्जेक्ट चाहे कहीं भी बने, बिना कंस्ट्रक्टर के हेल्प के नहीं बनेगा, ठीक है ना। चलिए अब आइए नेक्स्ट में। अब देखिए, इस बार हमने क्या किया कि हमने sum1 को भी ओवरलोड कर दिया, क्योंकि बहुत बार बच्चों के दिमाग में यह आ जाता है कि अगर रिटर्न टाइप अगर क्लास का नाम है तो पैरामीटर में भी हमको एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। बिल्कुल गलत है। हम चाहें तो पास कर भी सकते हैं, चाहे तो पास नहीं भी कर सकते। नहीं करेंगे तो फिर कॉल आखिर कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे दिया हुआ A4 A3.sum1, डब्बा क्या है हमारा? खाली है। कॉलर कौन है? A3 है। उतना ही से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। आइए जरा सा देखते हैं इसको कि आखिर यह कैसे काम करेगा। इसमें हमने सिर्फ एक इसी को ऐड किया है, बाकी आपका जो भी प्रोग्राम है पहले वाला यह बिल्कुल वही है जो पहले था। मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि sum1 को ओवरलोड किया गया है। पहले हम लोग इसके अंदर एक पैरामीटर पास कर रहे थे, लेकिन चूंकि यह कई एक बार तकलीफ पहुंचाता है हम लोगों को, और हम लोग एक गलत कॉन्सेप्ट में चले जा रहे हैं कि भाई अगर मेथड का अगर रिटर्न टाइप अब क्लास का नाम है तब हमको एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा। यह बिल्कुल गलत है, यह सही कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना। दोनों का मतलब अलग अलग। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपने लिखा A4 न्यू A4.disk, निश्चित रूप से यहाँ ये तो डिफॉल्ट वाला है, तब यह क्या प्रिंट कर देगा? 100 और 200। आउटपुट में वही आएगा। आउटपुट को एक बार आप लोग अपने से भी जब आप रन करेंगे तो आप स्कैन करके देखिएगा। A4.num1 यह किसका होगा? तो लोकल का होगा भाई। यह जो num1 है किसका होगा? जो कि कॉलर है। कॉलर कौन है आपका? A3 है। क्लियर है। उसी तरह से num2 यह भी क्या है? यह भी कॉलर का है। इसका रिटर्न A4। यहाँ पे हमने एक और नया काम किया है। नया काम हमने क्या किया कि जैसे यहाँ पे जो आप लिखे थे int s इक्वल टू A2.sum, माने सम अपना काम किया, काम करने का जो वैल्यू दिया वह चला गया s में। यहाँ पर भी अगर आप चाहिए तो लिख सकते हैं A4 इक्वल टू A3.sum1, मतलब कि वहाँ से वैल्यू आएगा और वही ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट हो जाएगा किसमें? A4 में। क्योंकि यह एक लोकल है तो आप जान लीजिए कि जैसे वह एक्सेप्ट होगा इसका फिर मेमोरी का डीएलोकेशन हो जाता है। मतलब कि यह जो A4 है इसका कोई रेफरेंस हम इस मेन में यूज नहीं कर सकते, सवाल ही नहीं उठता। लेकिन यहाँ पे जो आपके A4 का num1 और num2 का वैल्यू था वही हमारे इस A4 का भी हो गया। और आप कंफ्यूज मत होइएगा कि चूंकि वहाँ नाम A4 है इसीलिए यहाँ नाम A4 है,
यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, इसका कोई ज़रूरत नहीं था। हम चाहते तो A5 पटना रांची जो मन करता हम यहाँ लिख सकते थे, ठीक है ना, यह बात दिमाग में नहीं आना चाहिए। लेकिन जो वैल्यू यहाँ से यह रिटर्न कर रहा है, मतलब कि num1 में 10 जोड़ करके और num2 में 10 जोड़ करके वही वैल्यू आपका यहाँ पे आ जाएगा A4 में। और A4 के नाम के साथ फिर से मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि दोनों में कहीं भी कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ठीक है। आइए फिर जैसा एक बार इसको रन करके देख लें हम लोग। देख लीजिए बिल्कुल सही सही काम कर रहा है। लास्ट में जो आपका आउटपुट आया है उसको हम सिर्फ डिस्कस कर दे रहे हैं, क्योंकि बाकी सब तो हम लोग तो खैर यहाँ तक तो खैर डिस्कस कर ही चुके थे। A4 A3.sum1 है। A3 का जो लास्ट वैल्यू होगा वह यहाँ शो करेगा, माने लास्ट वाला जो आपका आउटपुट है वो देख लीजिए 150 275, जो कि ऑलरेडी आ भी रहा है आपका। इसी में 10-10 जोड़ देना है। देख लीजिए ना, यहाँ पे जब आप लिखे हैं A3.sum1, तो A3 के num1 में 10 और A3 के num2 में 10 जोड़ दिया गया, ठीक है ना, वही तो है सिर्फ, ठीक है। अब आइए आज के इस ट्यूटोरियल का लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हम लोगों ने क्या किया है सो आप जरा सा देखिए। ऊपर से क्लास तो फिर सेम ही है, गेट है, डिस्प है, सम है। इस सम में हमने क्या किया कि यहाँ भी हमने एक लोकल वेरिएबल बना लिया। ये A5 इक्वल टू न्यू A55 65 किसको कॉल करेगा? ये यह जो हमारा सम है इसके अंदर यह जो ऑब्जेक्ट है कितना पैरामीटर पास कर रहा है, तो 2। यह जो पैरामीटर जब पास करेगा तो निश्चित रूप से यह 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर में जाएगा। इसके बाद A5 डॉट डिस्प करेंगे तो वही आएगा। इसके बाद इसने क्या किया कि इसे रिटर्न कर दिया A5 डॉट num1 प्लस A5 डॉट num2 को। एक बात ध्यान रखना है कि इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंट है, इसका क्या है, A है। दोनों में यह फर्क है कि यह एक ऑब्जेक्ट वापस करेगा, लेकिन यह एक इंटीजर वापस करेगा, और वह भी सिंगल वैल्यू। सिंगल वैल्यू तो खैर यह भी है, लेकिन होता क्या है कि ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेटेड फॉर्म में होता है। जब हम A4 को थ्रो करेंगे तब उसके साथ जितना डाटा मेंबर होगा सब का सब हमको मिल जाता है, जबकि यह खासियत यहाँ नहीं। आपको मालूम है कि नहीं, एक जो हमारा फंक्शन हो या मेथड हो एक ही वैल्यू वापस करता है, ठीक है। इसके बाद जो लिखा हुआ है उसको हम लोग देख लेंगे एक बार। सम में सिर्फ जो माने फर्क आया है उसी पे सिर्फ हमको कॉन्सेंट्रेट यहाँ करना है, क्योंकि सम में ही हम लोगों ने चेंज किया है। सम में चूँकि इस बात को समझना जरूरी था कि ऐसा तो नहीं है कि नहीं सिर्फ यह जो लोकल ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ कंस्ट्रक्टर में ही हो सकता है, बिल्कुल नहीं। इसको जहाँ ज़रूरत हो हम लोग इसको बना सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट फिर से वही है कि भाई अगर यह बनेगा तो कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। कंस्ट्रक्टर को का कॉलिंग जरूरी है ऑब्जेक्ट को बनने के लिए। रिटर्न टाइप से इसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। दोनों में जो आपका फंडामेंटल डिफरेंस हम लोग डिस्कस कर ही लिए कि भाई इसका इंट होगा तो इंट आएगा, इसका अगर A है तब निश्चित रूप से एक ऑब्जेक्ट हमको वापस करेगा। क्लियर है? चलिए फिर आज वाले को हम लोग यहीं पे, आज के ट्यूटोरियल को हम लोग समाप्त करते हैं। और फिर नेक्स्ट डे से एक नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। जितना भी प्रोग्राम लिखाया गया उसको नोट कीजिए, कंप्यूटर पे रन कीजिए, ताकि कोई भी डाउट अगर हो तो आप फिर हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एक बार इसको हम लोग रन भी कर लें तो आपको यह भरोसा हो जाए कि भाई कहानी सही सही काम कर रहा है, क्योंकि बच्चों को थोड़ा भरोसा दिलाना भी जरूरी रहता है।
नहीं तो उनको लगेगा कि यह काम करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है ना, ऐसे हम तो आउटपुट लिख ही दे रहे हैं ताकि आपको अपने आउटपुट को मिलाने में सहूलियत। और जावा में कोई वेरिएशन भी नहीं है, सी प्लस प्लस की तरह की है ना, अलग अलग कंपाइलर है। तो कुछ हम लोग बहानाबाजी वहाँ पे करते हैं कि भाई इस कंपाइलर पे करेगा उस पर नहीं करेगा, VS कोड पे करेगा उस पर नहीं, ये सब नहीं है। यहाँ तो एक ही है, इसीलिए कोई बहुत बड़ा झंझट नहीं। इसीलिए हम बराबर बोलते भी हैं कि ये जावा के प्रोग्राम को बराबर जो नेचुरल तरीका है उसी से रन करना चाहिए। अगर आप किसी एडिटर का यूज भी कर रहे हैं तो वह जावा से ऑथोराइज्ड होना चाहिए। ठीक है, फिर चलिए, फिर थैंक यू वेरी मच।